This is Avinash and I welcome you all to my YouTube channel Inara, जहाँ पर हम क्या करते हैं फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब आज आज क्या करने वाले हो सर? तो आज हम क्या करने वाले हैं ना, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। अब क्विक रिवीजन का मतलब क्या है, पहले तो इसका समझो कि ये जो मैं चैप्टर का रिवीजन करने वाला हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारा जो सीबीएसई है वो अभी एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो उन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाला है। अब कोरोना है या जो भी कुछ और भी कारण है, किसी की पड़ोसन मर गई होगी, कुछ भी अलग अलग कारण होगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी क्या हुआ होगा वो अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, वो इंतजार में होंगे कि कोई पढ़ा दे भाई, कोई पढ़ा दे, कोई मदद कर दे। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ये एक कोशिश है उस उन तरह के बच्चों के लिए जिनका अभी रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है या जिनको बहुत डर लग रहा है, उनके लिए मैंने एक छोटा सा कोशिश करने का सोचा है जिसमें मैं क्या करूंगा, जल्दी जल्दी थोड़ा रिवीजन करा दूं जिससे क्या हो जाए आपके दिमाग में कुछ तो रहे। देखो मेरी टारगेट क्या है कि मैं वो जो बुक है, वो जो चैप्टर है उसका भी रिवीजन करा दूं और जो क्वेश्चंस बनेंगे ना उसका भी एक रिवीजन, मतलब उसका भी एक वीडियो में अपलोड कर दूं जिससे क्या हो सके आप लोगों की मदद हो सके। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ आता है और अगर उसके आने से किसी का भला हो सकता है तो क्यों नहीं भला किया जाए। नो डाउट मेरा भी भला होगा, अगर वीडियो वायरल हो गया, वीडियो चल गया थोड़ा बहुत, तो मेरा भी भला हो जाएगा, लोग मेरे को भी जान जाएंगे, वो अलग बात है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते, ज्यादा बीसी हम नहीं करते और सीधा हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो मैं गायब हो जाऊंगा और अब आपको एनसीईआरटी बुक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रेफरेंस मेरा एनसीईआरटी बुक है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो एनसीईआरटी को वो बहुत तगड़े लेवल में एनसीईआरटी को वो फॉलो करेगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा है ना वो थोड़ा शॉर्ट करके आपको बता सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में उन्होंने पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेट आपके लिए कुछ नया वर्ड नहीं है, मैग्नेट हर किसी ने देखा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग वो जो बॉल वाले मैग्नेट होते हैं उसे खेलते रहते हैं, पता नहीं किसका बॉल निकाल के ले आए और उससे खेलते रहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अब मैग्नेट में ये थोड़ा अगर पीछे ले चले कि मैग्नेट कहां से स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है ऑस्टर्ड का। ऑस्टर्ड नाम के एक भाई साहब थे, एक साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने क्या देखा, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में तो उन्होंने देखा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर ऐसे रखा था और इस करंट कैरिंग वायर के पास में अगर एक मैग्नेटिक निडल को लाके रख दिया जाए तो ये जो मैग्नेटिक निडल है, इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने ये देखा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर ऐसे रखा हुआ है और इसके पास में अगर एक मैग्नेटिक निडल ऐसे लाके रख दिया जाए तो इस मैग्नेटिक निडल में ऐसे डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने और भी कुछ नोटिस किया। और क्या नोटिस किया कि अगर आप मैग्नेटिक कंपास को थोड़ा वायर के और पास लेके आओगे ना तो वो जो डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा। अच्छा, और उन्होंने क्या देखा कि वो जो करंट है, इस वायर में जो करंट है, इस करंट के मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ा दिया जाए उस केस में भी डिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने ये देखा कि अगर मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो वो जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर पहले डिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा था तो अब डिफ्लेक्शन ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सबको कंक्लूड करके उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने ये बोल दिया कि देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। इसका मतलब है कि जब भी करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तभी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इंट्रोडक्शन में और भी उन्होंने मैक्सवेल के बारे में बात किया है। मैक्सवेल वाज द फर्स्ट मैन जिसने क्या किया था, जिसने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो दोनों इंटर रिलेटेड है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। अब इसको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं समझेंगे, वो कैसे रिलेटेड है, कैसे इंटर रिलेटेड है, उसके लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर देखना पड़ेगा जो शायद अभी के लिए हमारे सिलेबस से बाहर है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन उसका समय भी आएगा, तो जब उसका समय आएगा तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। मेरे को कॉल आ रहा है तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और शेयर नहीं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। मुझे भी लोग याद करते हैं, मुझे भी लोग कॉल करते हैं।
डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, माफी मांगता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब नेक्स्ट पेज में अगर देखोगे तो देखो ये डॉट और ये क्रॉस ऐसे बना हुआ है। डॉट का मतलब क्या हो गया ना कि ये जो करंट कैरिंग वायर है वो ऐसे प्लेन ऐसे ऐसे अंदर आ रहा है और प्लेन के अंदर चला जा रहा है ऐसा। क्रॉस का मतलब, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये डॉट का मतलब क्या होगा कि वो प्लेन से बाहर आ रहा है। प्लेन से बाहर मतलब ऐसा। अगर तुम इसको इस वाले, अगर ये करंट कैरिंग वायर था और इसको अगर तुम ऐसा देखते तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तुमको डॉट के जैसा दिखेगा। तो ये डॉट का मतलब होता है कि वायर जो है वो प्लेन के बाहर आ रहा है। क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि ये जो वायर है वो प्लेन के अंदर जा रहा है। तो अगर आप देखोगे, और ये जो बोल्ड वाला लाइन है, ये बोल्ड वाला लाइन नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर करंट जो है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, प्लेन से बाहर की तरफ आएगा, तो वो जो फील्ड लाइंस होंगे वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। ये जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है वो फील्ड लाइन के डायरेक्शन में हो रहा होगा। अगर आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, जैसे मैं हमने बात किया था कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन उसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो पहले करंट बाहर आ रहा था, अब इस वाले डायग्राम में देखो करंट अंदर जा रहा है। करंट अंदर जा रहा है तो वो जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 10th में भी देखा होगा। अगर एक कार्डबोर्ड है ऐसा, और इस कार्डबोर्ड में अगर एक वायर ऐसे भेज दिया जाए, तो और जैसे ही इस करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, और यहाँ पर अगर आपने आयरन फिलिंग रखा होता, तो आयरन फिलिंग्स जो होते हैं वो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है उसके चारों तरफ जो फील्ड लाइंस होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है। तो वहां तक अभी हम बाद में पहुंचेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक जो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स को सबसे पहले किसने स्टडी किया था, तो मैग्नेटिक फोर्स को स्टडी किया था लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने। एक साइंटिस्ट थे लॉरेंस, उन्होंने क्या देखा कि अगर एक मूविंग चार्ज को, उन्होंने ये देखा कि अगर एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख देते हैं, मान लिया जाए कि एक चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज में नहीं होगा। अगर एक चार्ज है और ये चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ रहा है मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। तो अगर एक मूविंग चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर रखते हो, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अच्छा, अगर आप, अब फोर्स तो सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फोर्स को कैसे लिखोगे, मैं इसको एफ बी लिख देता हूं। तो एफ बी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। इस तरह से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखते हैं। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, तो लॉरेंस भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये फॉर्मूला बताया था। अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर सीखने लायक बात है, वो सबसे पहला बात क्या है कि अगर ये चार्ज रुका हुआ होता, अगर चार्ज स्टेशनरी होता, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता, जीरो हो जाता। पहला बात जो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात अगर आप देखोगे तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, अगर इसका डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो देखो v क्रॉस b। अब आपको पता होगा कि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस करते हो, तो क्रॉस करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पहले वाले वेक्टर और सेकंड वाले वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एफ बी वेक्टर है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर है, वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे इस केस में देखो वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, और ये क्रॉस का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस तरफ है, तो इसका जो फोर्स होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होना है और इस फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना है। अब अगर आपको v क्रॉस b का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करना। जैसे फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, v वेक्टर, तो v वेक्टर के तरफ मैंने अपने पाम को रख दिया। अब पाम को आपको ऐसे अरेंज करना है सच दैट ये जो कर्लिंग फिंगर है, ये जो घूमती हुई उंगलियां हैं, वो क्या होनी चाहिए, प्लेन के अंदर जानी चाहिए। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं, पहला वेक्टर v वेक्टर था, v वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्लेन के अंदर जा रहा है, तो पाम को ऐसे रख देते हैं सच दैट ये घूमती हुई उंगलियां जो है वो सेकंड वाला वेक्टर b वेक्टर को टच कर सके। थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही आपके नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो सिंस थंब जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, F। अब देखो ये जो F वेक्टर है
वो फील्ड के भी, अगर मैं थोड़ा डायरेक्शन में खेलना स्टार्ट करूँ ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है अगर, और जो फील्ड है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड था वो प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ, प्लेन के अंदर अगर जेड एक्सिस है तो देखो एक्स और जेड, अब फोर्स का जो डायरेक्शन आया है वो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग दिख रहा है, तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग दिख रहा है मतलब एक्स के भी परपेंडिकुलर है और जेड के भी परपेंडिकुलर है। तो आपको सेकंड बात जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अब यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या इंपॉर्टेंट हो गया सर? अगर ये फोर्स वेक्टर इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तुम्हें पता होगा कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बोलोगे सर ये बात तो मेरे को पता ही नहीं है। अगर ये छोटी छोटी बातें नहीं पता है तो अभी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए याद रख लेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें शायद आपने क्लास 11th में सीखा होगा, याद करो, आपके टीचर ने आपको बताया होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी तरफ होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी वेक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर होगा तो हम ये बोल सकते हैं, अच्छा वर्क डन क्या होता था? वर्क डन होता था फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपस में 90 डिग्री हो जाता था ना, उस केस में वर्क डन जो था वो जीरो हो जाता था। अब अगर वर्क डन जीरो, याद करो वो वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर नेट वर्क डन जीरो होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फोर्सेस है और कोई फोर्स नहीं है तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो जीरो हुआ। इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फोर्स तो है लेकिन इस केस में पार्टिकल का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फोर्स है, उस मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो है सर। क्यों जीरो था? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन जो होता मैग्नेटिक फोर्स का वो जीरो होता। अगर नेट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए वो अनचेंज होना चाहिए, क्योंकि नेट वर्क डन जीरो है, नेट वर्क डन जीरो था, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम याद क्या रखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। अच्छा मोमेंटम को चेंज कर सकता है क्या? तो हाँ मोमेंटम चेंज हो सकता है। कैसे? देखो पार्टिकल ऐसे जाना चाहता था, तो तुमने फोर्स ऐसा लगा दिया, तो पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, फोर्स अगर तुमने ऐसे लगा दिया तो ये पार्टिकल क्या करेगा ना, अपने पाथ से भटक जाएगा, अपने पाथ से ये क्या करेगा, डिविएट हो जाएगा। अब अगर ये अपने पाथ से डिविएट हुआ, अपने पाथ से भटक गया तो डायरेक्शन तो जरूर चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी वेक्टर तो जरूर चेंज होगा लेकिन स्पीड नहीं चेंज होने वाला। तो इंपॉर्टेंट जो हमने लॉरेंट्ज फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स से जो हमने इंपॉर्टेंट सीखा वो क्या सीखा, तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तीन फैक्टर, बेसिकली चार फैक्टर पर ये डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर है चार्ज Q। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का डायरेक्शन, लेकिन अगर ये Q नेगेटिव हो जाता ना तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो पहला बात ये याद रखेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और चार्ज के नेचर पे जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा। अच्छा V क्रॉस B, अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो होगा। एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक रुका हुआ चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स लगाया जाए, अगर रुके हुए चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स लगाया जाए तो कुछ समय के बाद उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड कितना होगा वो बता दो। अरे अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया उस केस में क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी में चेंज है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सेकंड बात जो अपने को याद रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भागते हुए चार्ज पे लगता है, रुके हुए चार्ज पे नहीं। अच्छा तीसरा बात जो अपने को याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो v क्रॉस b के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो
इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो V के भी परपेंडिकुलर है और ये मैग्नेटिक फील्ड V के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्या है सर, देखो अगर कभी ना वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर पैरेलल हो जाए, कभी भी अगर वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो V क्रॉस B को जब आप ब्रेक करोगे V sin थीटा, यहाँ पे दोनों के बीच का थीटा तो V और B के बीच का एंगल है, अगर थीटा जीरो हो गया, अगर थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो भी तो जीरो होता है सर, उस केस में भी फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो जाएगा। लास्ट में अपने को क्या याद रखना है सर, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे नेट वर्क डन कितना करता है, जीरो करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी उस चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, मोमेंटम चेंज कर सकता है क्योंकि वो वेलोसिटी वेक्टर चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा उसको एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लॉरेंस फोर्स क्या है, तो लॉरेंस भाई साहब ने मैग्नेटिक फोर्स आई थिंक सबको समझ में आ गया है। अब लॉरेंस फोर्स समझाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में याद दिला दूं। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लो ई वेक्टर, और अगर आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लाके रख दोगे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा वो एक रुके हुए चार्ज को चला सकता है, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी रुके हुए चार्ज पे नहीं लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी एक रुके हुए चार्ज पार्टिकल को नहीं चला सकता, ये याद रखने वाली बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है तो फोर्स जो ये चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप कैसे लिखते हो, फोर्स वेक्टर ऐसा लिखते थे क्या, F वेक्टर इज Q टाइम्स ऑफ E वेक्टर। अब Q तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा अगर चार्ज पॉजिटिव है, या एंटी पैरेलल हो जाएगा अगर चार्ज नेगेटिव है। तो याद ये रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन या तो फील्ड के पैरेलल होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, या फील्ड के क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो। अच्छा, अब रुका हुआ चार्ज है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। मान लो ऐसा सिनेरियो दे दिया जाए कि कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर हो, इस वाले केस में मैंने मान लिया कि दोनों परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं क्रॉस कपल्ड फील्ड। दो अगर फील्ड प्रेजेंट होंगे और दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसको हम बोलते हैं क्रॉस कपल्ड फील्ड। इस केस में वो जो चार्ज पार्टिकल भी भागता हुआ होना चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल भागता हुआ चार्ज पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो लॉरेंस भाई साहब ने यही बोला कि अगर एक भागते हुए चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर रखोगे ना तो ये दोनों तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q टाइम्स ऑफ ई आर। अब ये ई आर का मतलब क्या है, तो मान लो कोई पॉइंट है R, जैसे ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था और यहां से कोई R वेक्टर के दूरी पर एक टेस्ट चार्ज है जो भाग रहा है, टेस्ट चार्ज है जो भाग रहा है। इस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो अगर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन R। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पोजीशन R। कोई मेरे को मैसेज भेज रहा है, ठीक है, सॉरी, अभी कोई अगर मैसेज भेज रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लिखते हैं, Q टाइम्स ऑफ ई आर वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे ना, F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, इसी को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अलग है, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग है, और किसी गिवन टाइम पर भागता हुआ चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इन दोनों का जो वेक्टर सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। अपने माइंड से ये दिमाग से निकाल देंगे कि लॉरेंस फोर्स सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, गलत सोच है भाई साहब। लॉरेंस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ऐसा समझ लो लॉरेंस फोर्स बाबूजी हैं और बाबूजी के दो बेटे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो उसके स्पीड को चेंज कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसके स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था लॉरेंस फोर्स, ठीक है। मैंने लॉरेंस फोर्स में जो जो भी पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो मेरे को याद आए, ऐसा मेरे को सब कुछ याद नहीं रहता, तो जितना मुझे याद आया मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
ये जो यहाँ पर है ना, इसमें उन्होंने क्या किया है, डायरेक्शन बताने की कोशिश की कि किस तरह से डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन के आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो या मैक्सवेल ढक्कन रूल यूज कर लो। जैसे अगर मैं बोलूं, जो एग्जाम्पल हमने लिया था उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, या देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज को अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर इधर है और फील्ड वेक्टर ऐसा आ रहा है। तो अगर आप v क्रॉस b करते ना, v क्रॉस b, तो फोर्स ऐसा कुछ चला जाता है। ये प्लेन कैसे रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है। प्लेन जो है वो कहाँ है, प्लेन प्लेन ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा एक प्लेन रखा हुआ है, ये प्लेन रखा हुआ है, इसमें चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता है। इसमें अगर चार्ज पार्टिकल ऐसा मूव करेगा और फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रहे हैं, तो v क्रॉस b करो, तो v क्रॉस b करोगे तो फोर्स ऐसा कुछ होगा, तो फोर्स ऐसा हो गया। यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होगा तो जो डायरेक्शन फोर्स का यहाँ पर था उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर होगा। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि v क्रॉस b, आप क्या करो, v से b की तरफ आना स्टार्ट करो। अगर आप v से b की तरफ आना स्टार्ट करोगे ऐसे, तो अगर घूमने का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो इफेक्ट उधर जाएगा, घूमने का सेंस अगर क्लॉकवाइज है तो इफेक्ट इधर जाएगा। तो v से b आने के लिए आप ऐसा कुछ घूमते, इफेक्ट उधर जाएगा मैक्सवेल ढक्कन रूल के हिसाब से। अब ये जो हमारे पास लॉरेंस फोर्स है ना, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, यहाँ पर देखो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट है तो मेरे को पता, मुझे लगता है ये एन कैप का मतलब सबको समझ में आना चाहिए। एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड बी। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये है क्यू वी बी साइन थीटा, और मान लिया जाए v और b आपस में परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, इसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको आप यूज कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट स्पीड। अब अगर एक 1 कूलम का चार्ज ले लिया जाए और उसका स्पीड अगर 1 मीटर पर सेकेंड का है, और अगर उसने 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये वन, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि वो जिस फील्ड पे उस चार्ज को रखा गया होगा वो भी 1 का होगा। अब ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ये याद रखने वाली बात है कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेस्ला है। टेस्ला एक बड़ी सी यूनिट है। अब 1 टेस्ला को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एक 1 कूलम के चार्ज को 1 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया जाए परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और अगर वो जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करे 1 न्यूटन का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना था, 1 टेस्ला। जनरली 1 टेस्ला जो होता है वो एक बड़ा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो कभी कभी हम छोटे यूनिट भी यूज करते हैं। छोटा यूनिट क्या होता है, वो ऐसा यूनिट इज 1 टेस्ला। छोटा यूनिट क्या होगा, छोटा यूनिट होता है गॉस। छोटा यूनिट इज गॉस। अब रिलेशन क्या चलता है सर इनमें, गॉस और टेस्ला में रिलेशन क्या है, तो गॉस और टेस्ला में अगर आप रिलेशन देखोगे तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर, उल्टा हो रहा है क्या, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 माइनस 4 टेस्ला। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो 5.6 इंटू 10 टू पावर 5 या 10 टू पावर 4 टेस्ला होता है। ये इन्होंने कहीं पे लिखा होगा, कहीं लिखा है क्या, टेस्ला द मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट 3.6 इंटू 10 टू पावर 5 टेस्ला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये जो टेबल वेबल है वो सब याद करने की जरूरत नहीं होती है, ये कोई काम का नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये मजेदार है। क्यों मजेदार है, तुम अगर सोचोगे तो हमने ये देखा कि अगर एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। करंट कैरिंग वायर, याद करो बचपन के दिन जब तुमने करंट का बेसिक पढ़ा होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इधर कहीं पर भाग रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर कहीं पर भाग रहे होते तभी तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भागता। फ्लो ऑफ चार्जेस को ही तो करंट बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को। या हमने ये सीखा था कि इस कंसेप्ट को थोड़ा आसान बना सकते हैं सर हम, अगर ये मान ले कि ये जो मूविंग चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं होके पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो मूव कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोल देंगे कि जो पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होगा। ये एक हाइपोथेटिकल कहानी है जो सही हो जाती है, एक्चुअल में इट्स द इलेक्ट्रॉन दैट मूव्स, ठीक है। करंट में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब करंट होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते।
तो अगर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल को तुमने फील्ड के प्रेजेंस में रखा था और अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल का जो कलेक्शन है करंट कैरिंग वायर, उसको अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो वो भी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सर। बिल्कुल। तो ये जो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो इसका डेरिवेशन के लिए नेक्स्ट पेज में इन्होंने डेरिवेशन स्टार्ट किया होगा। देखो अगर कुछ ऐसा लग रहा है ना कि सर बहुत आप तो एकदम जल्दी जल्दी बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, तो थोड़ा क्या करेंगे, लेक्चर को रोक रोक के देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। मैंने सोचा था कि एट वन को मैं क्या करूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा। देखो मैं कितना सक्सीड हो पाता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक कैपेसिटी है। मान लिया जाए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, अब तुमने सुना होगा कि जैसे ही तुम क्या करते हो, इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हो, तो बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो फील्ड के कारण ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्पीड से क्या करेंगे, ऐसे आगे की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, हम क्या करते हैं, वर्ड डिफाइन करेंगे स्मॉल एन। ये स्मॉल एन क्या है सर, तो ये स्मॉल एन जो है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब आप इसको नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हो, कि एक यूनिट वॉल्यूम में, एक मीटर क्यूब के वॉल्यूम में या एक सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन है चार्ज डेंसिटी या नंबर डेंसिटी, कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है एक यूनिट क्यूब वॉल्यूम में। तो इसको मैं बोल रहा हूं नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, ओके। फिर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ कुछ एल का है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है कैपिटल ए। इससे क्या होगा, अगर तुम्हें ये पता है कि एक यूनिट क्यूब वॉल्यूम में अगर स्मॉल एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट थे, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, अगर वो कैपिटल एन से लिख दिया जाए, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, अगर मैं उसको ऐसा लिखूं, तो कैपिटल एन को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल इसका वॉल्यूम, कंडक्टर का वॉल्यूम। अब कंडक्टर मैंने सिलेंड्रिकल ले लिया है, अब बोलोगे सर सिलेंड्रिकल लेना जरूरी है क्या, तुम कुछ भी ले लोगे तब भी यही बनेगा, ठीक है, हम इजी कैलकुलेशन के लिए सिलेंडर ले रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एल। इतने नंबर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थे, ये क्या थे, ये प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी अब मान लो मैं बोल रहा हूं कि छोटा सा फोर्स कैलकुलेट करते हैं, डीएफ। छोटा सा फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहे, तो एक मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पकड़ लिया और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर मैं इसको मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे ऐसे, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रेजेंस में अगर मैं इसको रख दूं तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कैसे लिखते हैं, तो डीएफ वेक्टर को तो हम ये लिखते हैं ना सर, डीएफ वेक्टर इज क्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू वी। अब ये जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो वी डी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये डीएफ वेक्टर जो है वो एक चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो है। अगर मेरे को टोटल फोर्स कैलकुलेट करना होगा, मैंने हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लिया है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो सब एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो सारा जितना भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है उसके कारण जो फोर्स है सबको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अब एक ने जो फोर्स एक्सपीरियंस कर दिया उसको टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नेट फोर्स आएगा ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या, एन ए एल ई वी डी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो एन ए वी डी ई, ये इसको बोलते हैं करंट। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने रिलेशन नहीं सुना है तो ये याद रख लेंगे कि करंट इज इक्वल टू एन ए वी डी ई, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन चलता है, ठीक है। तो एन ए वी डी ई को अगर आप करंट से रिप्लेस कर दोगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा आई। अब ये जो वीडी वेक्टर है, देखो तो वीडी वेक्टर, और अगर मैं इसमें करंट एलिमेंट, मैंने आपको बताया होगा शायद नहीं बताया है, करंट एलिमेंट क्या होता है, करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है करंट एलिमेंट का, तो करंट जो उस लेंथ में फ्लो कर रहा है और लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन जो होता है वो सेम एज दैट ऑफ करंट होता है। तो इस करंट एलिमेंट को मैं कैसे लिखूंगा, एन ए ई वी डी। अब देखो मैं वी डी, ये जो वेक्टर है ना, इसको हटा के मैं एल पे लगा दे रहा हूं ऐसा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे कर दिया सर आपने, ये कैसे अलाउड है? ये मैंने कैसे कर दिया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो भी करंट का ही डायरेक्शन है, और जो करंट का डायरेक्शन है वही तो करंट एलिमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। इसलिए मैंने इसको लिख दिया आई, इस पूरे को अरेंज करके मैंने लिख दिया करंट एलिमेंट वेक्टर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया। हमने क्या कर दिया, ये जो करंट कैरिंग वायर था, जो करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा था, तो ये क्या कर रहा है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब बहुत लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ पर तो आपने जो करंट कैरिंग वायर लिया था वो स्ट्रेट वायर लिया था। मान लिया जाए कि जो वायर है वो कुछ ऐसे शेप का है, मान लिया जाए वो जो वायर है वो कुछ ऐसे शेप का है, और इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया गया है, तो उस केस में भी, इस केस में भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। बस याद रखेंगे ये जो एल वेक्टर होगा वो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख देना। ठीक है, जैसे अगर वायर स्ट्रेट है तो जो डिस्टेंस है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो यही इसका एल वेक्टर होता। अगर वायर थोड़ा ऐसा हो गया, या मान लो थोड़ा अजीबो गरीब टाइप का वायर है, ऐसा इस तरह का वायर है, तो आप क्या करना, यहां से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो लिख देना। तो आप इस तरह से क्या करोगे, फोर्स कैलकुलेट कर पाओगे। तो हमने लॉरेंट्ज फोर्स सीखा, और लॉरेंट्ज फोर्स का एक एप्लीकेशन देखा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव करके लाया है, इसको अगर एनालाइज किया जाए, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में उतना ज्यादा फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है, ये डिपेंड करता है एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पर। इसका मतलब फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एल वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से ही क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये सब बातें आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इन्होंने परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बारे में भी बताया, तो मैं भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बारे में। तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बारे में बताने के लिए मैं एक नया पेज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब आपने ना ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर आपने पढ़ा होगा दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, वो होता है 1/4 एप्सिलॉन। यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इस कैपिटल जी को हम क्या बोलते थे, तुम देखोगे तो फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर भी सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आया था कैपिटल जी, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, दो मासेस को आप कहीं पर भी रख दो, एयर में, वाटर में, टर्पेंटाइन ऑयल में, कहीं पर भी अगर रख दोगे, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम, बीच का जो मीडियम है उसके इररेस्पेक्टिव फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस मीडियम को चेंज करने से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एप्सिलॉन है ना, वो मीडियम, अलग अलग मीडियम का अलग अलग एप्सिलॉन होता है। वो हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसा लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी का वैल्यू होता है। अब अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे, जैसे अगर आपने दो चार्जेस Q1 Q2 को एयर में अगर रखा होगा, तो यहाँ पर ये ER का वैल्यू फॉर एयर 1 हो जाता है, तो उस केस में आप एप्सिलॉन के प्लेस में एप्सिलॉन नॉट पुट कर दोगे। लेकिन अगर आप सेम अरेंजमेंट को, Q1 Q2 सेम अरेंजमेंट को अगर आप पानी के अंदर डाल दोगे ना, तो यहाँ पर इसका ER का वैल्यू कुछ अलग हो जाता है। तो अगर ER का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो फोर्स का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। सीधा सा ये याद रखना है कि अगर आप मीडियम चेंज करते हो ना, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब चार्ज जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेपरेशन पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम पे उसको रखा गया है, और मीडियम का प्रॉपर्टी जो उस फोर्स को अफेक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। उसी तरह जब हम मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है, परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, मीडियम जो इंटरवीनिंग मीडियम है उसके परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे ना, तब ये परमिएबिलिटी वर्ड भी आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पर ना एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। अब ये सिंपल सा एग्जांपल है, बता दूं क्या, बता दूं, देखते हैं, बता देते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बोला गया कि एक वायर है ऐसा, ठीक है, इसमें देखो एक वायर है ऐसा और इस वायर ने करंट आई कैरी किया है, और इस करंट कैरिंग वायर को हमने फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया। ये ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसमें एक करंट कैरिंग वायर को ऐसा रख दिया गया है और फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेगा वो किस डायरेक्शन होगा, तो देख लेते हैं। एल क्रॉस बी करना है, एल का डायरेक्शन हो गया इस साइड में, जिधर करंट जा रहा था उधर एल का डायरेक्शन, फील्ड प्लेन के अंदर है, तो एल क्रॉस बी अगर इधर गया तो फोर्स ऊपर चला जाएगा, तो ये जो रॉड है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऊपर की तरफ। अब फील्ड और एल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा ये जो फोर्स होगा वो तो सर आई एल बी, एल बी साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा। अब ये आई एल बी का फोर्स ऊपर लग रहा है और नीचे क्या लगेगा, तो नीचे इसका वेट लगेगा mg। तो अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, mg का जो वैल्यू है उसको आई एल बी से इक्वेट कर देना। अब इन्होंने b का वैल्यू पूछा है, तो mg डिवाइडेड बाई आई एल, इसको सॉल्व कर देना, सारे वैल्यूज जो होंगे चुपचाप से वो वैल्यूज पुट कर देना, आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे एग्जांपल 4.2, इसमें क्या है, इसमें ऐसा बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इन्होंने ऐसे अंदर में ले लिया है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। हाँ, if the magnetic field is parallel to positive y axis and the charged particle is moving along, अच्छा चार्ज पार्टिकल इधर भाग रहे हैं, जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर भाग रहा है, फील्ड y के डायरेक्शन में है, x एक्सिस, which way would the Lorentz force be। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो है नहीं, तो लॉरेंट्स फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में जब आप लॉरेंट्स फोर्स फाइंड आउट करोगे तो v क्रॉस b करना है, तो v क्रॉस b करोगे, v क्रॉस b डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो प्लस में z की तरफ चला जाएगा। अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर भेज देना, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स को नीचे भेज देना, बस यही करना होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे पास 4.2 एग्जांपल था। फिर है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको थोड़ा समझा देता हूं। ऐसा समझ लो कि इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वल स्पेसिंग में मैंने ऐसे क्रॉस बना दिया, मतलब फील्ड लाइंस जो है वो प्लेन के अंदर जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं और प्लेन के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू को कुछ वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं, वी वेक्टर देके हमने छोड़ दिया है। अब अगर देखोगे तो ये वी वेक्टर इस तरफ है, फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है, तो वी वेक्टर इस तरफ, फील्ड अंदर की तरफ, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर ये एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, प्लस जेड के तरफ अगर मेरा फोर्स फील्ड वेक्टर है, तो फोर्स जो होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसा, ये मेरा एफ वेक्टर हो गया। अब एफ वेक्टर जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तुम ऐसा सोचो पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, तुम इस पे फोर्स ऐसा लगा रहे हो, तो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा क्या। फिर पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, तुम फोर्स ऐसा, जैसे मान लो यहां से ये इधर कहीं पर पहुंच गया, अब पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, तो पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, फिर से अगर तुम देखोगे तो वी वेक्टर को, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर ऐसा कुछ आ जाएगा, इस केस में फोर्स वेक्टर ऐसा आ गया। तो बार बार ये फोर्स वेक्टर जो है वो इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो अगर बार बार ये फोर्स वेक्टर इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो ये क्या करेगा, अब तुमने क्लास 11th में सीखा होगा कि ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है, उस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज करेगा और ऐसे सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा। अब कुछ अगर 11th की बातें मैं आपको याद दिलाऊं, कभी भी किसी पार्टिकल को अगर सर्कल में घूमना होता है
तो सेंटर के तरफ एक नेट फोर्स चाहिए होता है। अब ये जो नेट फोर्स है, अब अलग अलग केसेस में नेट फोर्स अलग अलग जगह से आता है। जैसे तुमने सुना होगा कि हमने क्या कर दिया, एक स्टोन लिया, स्टोन को थ्रेड से बांधा, ऐसे से घुमा रहे हैं। उस केस में स्टोन जो है वो सर्कल में घूम रहा है। क्यों घूम पा रहा है? क्योंकि अंदर के डायरेक्शन में सेंटर के तरफ एक फोर्स मिल रहा है। अब वो फोर्स कहां से मिल रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स से मिल रहा है। और अगर मैं एग्जांपल बताऊं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा ना, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। और अगर मैं एग्जांपल बताऊं, और एग्जांपल क्या होगा, सन और अर्थ वाला एग्जांपल देख लो। सन सेंटर पे आराम से बैठा है, अर्थ उसके बाद चक्कर लगा रहा है। अब सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स है? सन और अर्थ के बीच में फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो अर्थ है वो हमेशा जाना ऐसे टैंजेंट चाहता है, लेकिन उसको फोर्स एक सन ने अंदर की तरफ खींच लिया, तो जाना ऐसे चाहता था, फोर्स ऐसे मिल गया तो अपने डायरेक्शन से डिविएट हो जाएगा। बार बार ये डिविएशन होगा, तो डिविएशन के कारण वो क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट करता है। तो पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि अगर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में पार्टिकल सर्कल में मूव करना स्टार्ट करता है। अब ये जो फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या कर रहा है, वही तो इसको बार बार सर्कल में घुमा रहा है। मतलब रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स से मिलने वाला है। जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r। यहाँ पर r जो है वो रेडियस है, जिस रेडियस में वो चार्ज पार्टिकल घूमता उसका रेडियस है r। जिस स्पीड से घूमेगा वो उसका स्पीड है v। और मैग्नेटिक फोर्स कितना था? अगर वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर इस केस में देखोगे तो वो दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस मैग्नेटिक फोर्स को मैं लिख दूंगा Q V B। V से V गायब कर सकते हैं सर, तो यहां से मैं रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? तो रेडियस को अगर आप देखोगे तो रेडियस कितना आ जाएगा, mv डिवाइडेड बाई q। तो हमने सबसे पहला वैल्यू जो यहाँ पे डिराइव करके लाया वो है रेडियस। कितने रेडियस में पार्टिकल घूमेगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको, ये जो रेडियस का फॉर्मूला है, इसको एनालाइज करोगे तो रेडियस, मास, चार्ज, बी, वी, चार वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तुमने एक बार टेस्ट, जो चार्ज पार्टिकल था उसको मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर डाल दिया तो उसका मास, चार्ज, बी, ये सब तो चेंज नहीं कर पाएंगे। क्या चेंज कर पाएंगे? वी। तो अगर आप देखोगे तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। इसका मतलब क्या है सर? जितना ज्यादा स्पीड से तुम पार्टिकल को भेजोगे उतना बड़ा सर्कल को घूम के आएगा क्या? क्योंकि रेडियस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी का। तो जितना ज्यादा स्पीड से हमने पार्टिकल को फेंका वो उतना ज्यादा बड़ा सर्कल क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है। और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सर? यहाँ पर ना आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। अब टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने का जो टाइम होगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो एक चक्कर लगाने का टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस अपने को ट्रैवल करना है 2πr, और किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं? तो v के स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π, r के प्लेस में रख देते हैं mv डिवाइडेड बाई qb। जो हमने पहले डिराइव किया था वो रख दिया, यहाँ पे भी v रख दो, v से v गायब कर देते हैं सर। अब देखोगे तो एक मजेदार कंसेप्ट या मजेदार फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कैसे सर? ये कैसे मजेदार लग रहा है? क्यों मजेदार लग गया सर आपको? ये टाइम पीरियड आ रहा है 2πm डिवाइडेड बाई QB। 2 सर जन्मजात कांस्टेंट है सर, बचपन में पढ़ाया था टीचर ने कि 2 तो कांस्टेंट है सर। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको लगता होगा कि 2 वेरिएबल है। पाई कांस्टेंट है सर। m, एक बार m चार्ज को भेज दिया तो m और q कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रख दिया जाए तो ये टाइम पीरियड जो है ये कांस्टेंट हो गया क्या? इसका मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट हो गया सर। इसका क्या मतलब है? तुम कितने भी स्पीड से पार्टिकल को फेंक दो, तुम कितने भी स्पीड से पार्टिकल को फेंक दो, मान लो तुमने क्या किया, ये जो डायग्राम है इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम 10 पार्टिकल को फेंक देते हैं। 10 पॉइंट पार्टिकल को साइमल्टेनियसली इस पॉइंट से अगर आप फेंक दोगे और सबका अगर आप स्पीड अलग अलग रखोगे तो आप देखोगे सारे पार्टिकल जो घूम के वापस आ रहे हैं ना, सबका टाइम पीरियड एक जैसा है। मतलब स्पीड पे तो वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा तो सर स्पीड बढ़ाने से, तो हमने सुना था कि स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है ना सर। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम जितना ज्यादा स्पीड से पार्टिकल को फेंकोगे ना उतना बड़ा सर्कल को घूमेगा। तो ज्यादा बड़ा सर्कल को घूमेगा तो उसको जो स्पीड है, जो ज्यादा बड़ा, अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और स्पीड का जो रेशियो है वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड विद व्हिच द पार्टिकल यू आर प्रोजेक्टिंग,
ऑलवेज ऑल द पार्टिकल विल मीट एट दिस पोजीशन। अगर आपने इस पॉइंट से सबको रिलीज किया था तो सब इसी पॉइंट पर आपको मिलेंगे सेम टाइम पर। तो टाइम पीरियड जो है वो इररेस्पेक्टिव है स्पीड के, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम साइक्लोट्रॉन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। साइक्लोट्रॉन तो अभी सिलेबस में है नहीं तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इसी कंसेप्ट को हम साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली बात क्या है सर, कि रेडियस जो है वो स्पीड पर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा स्पीड से आप पार्टिकल को फेंकोगे उतना बड़ा रेडियस वो घूम के आएगा। लेकिन सारे के सारे पार्टिकल्स एक टाइम पर यहाँ पर पहुंचेंगे। बड़ा सर्कल जरूर घूम सकते हैं लेकिन एक टाइम पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। तुम चाहो तो ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, अगर टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड जो होता है वो होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो ओमेगा को हम ये भी तो लिख सकते हैं सर, 2 पाई, टाइम पीरियड हमने फाइंड किया वो था 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। 2 पाई से 2 पाई गायब कर दो तो ओमेगा आ जाएगा क्यू बी बाई एम। अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो क्यू बी बाई एम ओमेगा जो होगा वो भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ज्यादा स्पीड से भेजने से जो रेडियस का जो पेरीमीटर है वो बड़ा होगा, सिर्फ उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, ये तो सर आसान बात थी। इस वाले में आपने क्या कर लिया सर, आपने फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर ले लिया। ऐसा जरूरी है क्या सर कि जो पार्टिकल है उसको हम हमेशा क्या करेंगे, फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकेंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वाले में हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग एंगल पर फेंक के देखते हैं। पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। देखो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस, अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे x एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और क्या है सर, और हमने ना पार्टिकल को क्या किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कुछ एंगल पर फेंका है। ऐसे पार्टिकल को हमने कुछ एंगल पर फेंका है। अब अगर आपने पार्टिकल को कुछ एंगल पर फेंका है फील्ड से, अगर वो कुछ एंगल पर है तो आप इस फील्ड को रिजॉल्व कर सकते हो। आप फील्ड के दो कंपोनेंट बना सकते हो। एक कंपोनेंट हम बना देते हैं जो पैरेलल होगा फील्ड के, और दूसरा कंपोनेंट हम बना देते हैं जो परपेंडिकुलर होगा फील्ड के, ठीक है। अभी मान लो ये जो पैरेलल फील्ड है वो गायब हो गया, वो है ही नहीं। मैं सोच रहा हूं ऐसा कि नहीं है अभी, ठीक है, नहीं है अभी, तो क्या होगा, वी परपेंडिकुलर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ है। तो अगर आप v क्रॉस b करोगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर से v क्रॉस b, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने फेंका ऐसे था, जो चार्ज पार्टिकल था जिसको आपने फेंका ऐसे था, वो क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा। लेकिन कहानी थोड़ी मुश्किल है यहाँ पर। क्यों मुश्किल है, एक्चुअल में यहाँ पे v पैरेलल कंपोनेंट भी तो है। यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट है जो फील्ड के पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, ये पैरेलल कंपोनेंट है, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था, फील्ड ऐसे और ये टेंजेंशियल तो उसको ऐसे सर्कल में ऐसे घुमा रहा है आराम से, इसे पहले वाले केस में जो सीखा था। ये पैरेलल कंपोनेंट जो है वो क्या करेगा, वो उसको आगे भी बढ़ा सकता है क्या फील्ड में। तो एक्चुअल में वो जो चार्ज पार्टिकल उसको ऐसे सर्कल में घूमना भी है और साथ ही साथ आगे भी बढ़ना है। तो इसका जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो पाथ है वो क्या हो गया, ऐसा हेलिकल हो गया। इसको सर्कल में कौन घुमाया, वी टेंजेंशियल। इसको आगे कौन बढ़ाएगा, वी पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा, पैरेलल किसके, फील्ड के पैरेलल, फील्ड के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो इसको आगे बढ़ाएगा, और फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो क्या करेगा, वो उसको सर्कल में घुमाएगा। तो अगर फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो सर्कल में ऐसे ऐसे जू 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 घूमते रहेंगे। अगर कुछ एंगल पर है तो हेलिकल पाथ में वो मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप एक और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, पिच। अब पिच का मतलब क्या होता है, कोई गाली वाली नहीं है भाई, किसी को मैं गाली वाली नहीं दे रहा। पिच का मतलब होता है कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में आप कितना आगे बढ़ गए। पिच का मतलब हो गया एक कंप्लीट टाइम पीरियड में आप कितना आगे बढ़ जाओगे, उसको क्या बोलेंगे, पिच। तो पिच कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, आगे कौन बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है वी पैरेलल। कितने टाइम पर देख रहे हैं, पूरा टाइम पीरियड पर। तो पूरा टाइम पीरियड क्या आया था, 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना आया था भाई, 2 पाई, टाइम पीरियड कितना आया था, हाँ 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये टाइम पीरियड आया था। तो 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू वी पैरेलल कर दोगे तो पिच का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, मोशन देखा चार्ज पार्टिकल का फील्ड के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये एक एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल मैं समझाता हूं, थोड़ा सा मैं पॉज लूंगा।
नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया गया अपने को, मास कितना है 9 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज दे दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड बता दिया गया, एंड एट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया परपेंडिकुलर टू इट। परपेंडिकुलर टू इट का मतलब हो गया थीटा का वैल्यू उन्होंने 90 दे दिया है भाई साहब, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, हाँ फ्रीक्वेंसी कितना था भाई, टाइम पीरियड था 2πm डिवाइडेड बाय क्यूबी ना, तो m डिवाइडेड बाय क्यूबी, m डिवाइडेड बाय क्यूबी अगर आप देखोगे तो आपके पास m है, q है, b है, सबका वैल्यू पता है आपको, आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट इट्स एनर्जी। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, स्पीड भी अपने पास पता है, मास भी अपने को पता है, और हाफ तो पहले ही से पता है, सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास दोनों के वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं कैलकुलेट करना, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा अगर m डिवाइडेड बाई क्यूबी है तो यहाँ पे 2π से डिवाइड कर देना, तो वो क्या हो जाएगा, वो लीनियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ये कैसा आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2π क्यूबी। आप एक बार फॉर्मूला चेक कर लेना, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है अभी। अच्छा नेक्स्ट में क्या है भाई साहब, ये अरोरा बॉर्नलीज अपने को नहीं जानना, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट में अगर देखोगे तो लॉरेंस फोर्स का एक और एप्लीकेशन है, लॉरेंस फोर्स का एक और एप्लीकेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है सर, तो यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं, देखो एक पॉजिटिव चार्ज को ना मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी है v, और यहाँ पर क्रॉस कपल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो y के डायरेक्शन में इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है और z के डायरेक्शन में इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड रखा है। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा y डायरेक्शन में, एफ ई वेक्टर यहाँ पर है, और ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए हमें v क्रॉस b करना पड़ेगा, तो v क्रॉस b अगर आप करोगे, v क्रॉस b, वेलोसिटी वेक्टर उधर था, फील्ड ऐसे बाहर आया था, v क्रॉस b अगर करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा मान लिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है और ये जो मैग्नेटिक फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम हो जाए, मान लिया जाए, ऐसा मान लिया जाए अगर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस QE एंड मैग्नेटिक फोर्सेस QVB, यहाँ पे परपेंडिकुलर रखा हुआ था। Q से Q अगर आप गायब करोगे तो इस केस में आप V का वैल्यू क्या लिख सकते हो, इस केस में आप V का जो वैल्यू है वो ऐसा लिख सकते हो क्या, E डिवाइडेड बाई V। अब ये वेलोसिटी सिलेक्टर के जैसा कैसे काम करता है, तो मान लिया जाए कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करने वाले जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अगर इस फोर्स पर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाए तो इसमें नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो अनडिविएटेड ऐसा मूव करेगा क्या, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि मुझे एक ऐसा पार्टिकल सिलेक्ट करना है जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करने वाला है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक अरेंजमेंट रख देते हैं जो वेलोसिटी पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके रखेगा। अब अगर मैं E और B के रेशियो को ऐसा एडजस्ट करूं कि इनका रेशियो 10 आ जाए, तो जितना भी पार्टिकल जिनका स्पीड 10 होगा वो अनडिविएटेड पास हो जाएंगे ना। बाकी जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होगा, उसमें QE और VEB का जो वैल्यू है वो तो सेम होगा नहीं, तो वो डिफ्लेक्शन के साथ जाएंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन वो सारे पार्टिकल जिसके लिए E और B का जो रेशियो है वो 10 आ जाएगा, वो ऐसे सीधा सीधा पास हो जाएंगे। तो अगर वो सीधा सीधा पास हो गए तो हमने एक पर्टिकुलर टाइप के वेलोसिटी वाले पार्टिकल को सिलेक्ट करके रख लिया गया। तो इस तरह से ये क्या करता है, वेलोसिटी सिलेक्टर जो होता है वो काम करता है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर जो है इट इज एन एप्लीकेशन। साइक्लोट्रॉन भी है, लेकिन साइक्लोट्रॉन अभी सिलेबस में है नहीं, तो साइक्लोट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, तो साइक्लोट्रॉन वाले पेज को करते हैं स्किप। अच्छा अब अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया लॉरेंस फोर्स, अगर एक चार्ज मूविंग चार्ज कैरियर है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करेगा, लॉरेंस फोर्स कितना होता है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखेंगे
तो उसमें कितना फोर्स होगा। तो बेसिकली हमने फोर्स के बारे में हमने बात कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो सेक्शन है ना उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना सीखना है। हमने पढ़ा था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड भाई साहब ने इतना बता दिया ना कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये तो ऑस्टर्ड ने बताया नहीं। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये कहानी किसने सुलझाई थी, ये कहानी दो साइंटिस्ट ने सुलझाई थी, बायोट और सावेट नाम के दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सुलझाई थी। अब बायोट सावेट्स लॉ क्या है, लॉ है तो इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। यहां पर एक करंट कैरिंग वायर इस तरह से लिया गया है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का मैंने करंट कैरिंग वायर ले लिया, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इस करंट कैरिंग वायर से अपने को क्या करना है, इस करंट कैरिंग वायर के लिए एक पॉइंट है, पॉइंट पी, यहां पर पॉइंट पी है जहां पर अपने को फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पूरा पूरा करंट कैरिंग वायर के लिए हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं अभी फील्ड, हम क्या करते हैं इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा सेक्शन हम कट करके रख लेते हैं। अब छोटा सा सेक्शन अगर आप कट करके रखोगे तो ये जो छोटा सा सेक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। अब ये करंट एलिमेंट मैंने आपको पहले बताया था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होगा करंट और लेंथ और डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर फील्ड कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब इस करंट एलिमेंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा इसको आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यहां पर हम बोलने वाले। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया तो उन्होंने ये देखा कि इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो फील्ड है डी बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डी एल और साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब इसका क्या क्या मतलब है, आई मतलब जितना अमाउंट ऑफ करंट आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा फील्ड होगा, लॉजिकल है सर। जितना बड़ा लेंथ ऑफ वायर लोगे उतना ज्यादा यहाँ पर फील्ड होगा, ये भी लॉजिकल है सर। और ये थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर इस आर वेक्टर और इस करंट एलिमेंट वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। ये जो थीटा यहाँ पर है वो आर वेक्टर और करंट एलिमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इस एंगल पर भी ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है। अच्छा, फिर से अगर आप देखोगे तो करंट एलिमेंट से जितना दूर चले जाएंगे फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होना चाहिए। तो ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के स्क्वायर में। तो ये तो हो गया सर, एक्सपेरिमेंट से ये लाया गया। अब फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनलिटी साइन तो अच्छा लगता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो कांस्टेंट हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब फिर से अगर ये जो करंट कैरिंग वायर है अगर आप इसको एयर में रखोगे तो यहाँ पर फील्ड अलग मिलेगा। सेम अरेंजमेंट को अगर आप सेम सेपरेशन आर पर किसी वाटर वाले मीडियम पर फील्ड कैलकुलेट करते मैग्नेटिक फील्ड तो अलग मिलता। इसका मतलब अगर आप सराउंडिंग मीडियम वायर के आसपास का चेंज कर दोगे ना तो सेम पॉइंट पी पर जो फील्ड का वैल्यू मिलना है वो अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब फील्ड जो है वो किस मीडियम पर कितना पेनिट्रेट करेगा ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है ना ये इसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ एयर। अगर कुछ अलग मीडियम होता तो उस मीडियम का परमिएबिलिटी अपने को लेना होता। अब ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना इसका एक वैल्यू अपने को क्या करना है, याद रखना है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10 टू पावर -7 इन एसआई स्टैंडर्ड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को जो कैलकुलेशन करना है वो एसआई स्टैंडर्ड्स में करना है। तो एसआई स्टैंडर्ड्स में म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू है वो 10 टू पावर -7 होगा। अलग अलग मीडियम पर इस म्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो अगर वो मीडियम चेंज करेंगे तो आपको म्यू का वैल्यू दे देंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा, ये तो हो गया सर कि फील्ड का आपने अपने को क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके दिखा दिया। लेकिन ये जो फील्ड है, फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो सर आपको हमें मैग्नीट्यूड का खेल तो समझ में आ गया कि सर इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन के खेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड को वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करोगे या एक ऐसा रिलेशन याद रख लो, ये डीबी वेक्टर जो है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। ये डीबी वेक्टर का मतलब फील्ड वेक्टर का बायोट-सावर्ट्स लॉ का वेक्टर इक्वेशन।
अब इस वाले में आप डीएल क्रॉस आर को डीएल आर साइन थीटा लिख सकते हो। मैंने बताया था थीटा किसके बीच का एंगल है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल है थीटा। तो साइन थीटा तो लिखा जा सकता है अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखो अगर तुमको ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है ना, अगर तुमको इसमें 100% कमांड चाहिए तो तुमको राइट हैंड यूज करना आना चाहिए। अगर तुमको राइट हैंड यूज नहीं करना आता तो तुम इस चैप्टर में डायरेक्शन के खेल में फंस जाओगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस वाले चैप्टर में डायरेक्शन को, फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनाने बैठते हैं, मान लो मैं एग्जामिनर होता, मान लेते हैं ऐसा, तो मैं क्या करता ना, जो डायरेक्शन वाला खेल है ना उसमें मैं ज्यादा उलझाने की कोशिश करता। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कम चाहे ज्यादा फॉर्मूला लोग याद कर लेते हैं। फंसते कहां पर है, वो फंस जाते हैं वो डायरेक्शन के लिए। पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होगा, इस सब का बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो फील्ड वेक्टर है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे। अब इस वाले डायग्राम में देखो, देखो डीएल वेक्टर कुछ ऐसा था, ऐसा ऐसा डीएल वेक्टर, और आर वेक्टर इधर है, आर वेक्टर ऐसा है। तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो ये प्लेन के अंदर जा रहा है, ऐसे प्लेन के अंदर जा रहा था। तो डीएल क्रॉस आर का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन होता वो प्लेन के अंदर होता। ठीक है। मैं यहाँ पर शायद नहीं समझा पाऊंगा ये डायरेक्शन वाला खेल, क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है। एक तो मैं छोटा सा दिख रहा हूँ भाई, इस छोटे से दिखने में थोड़ा मुश्किल है। तो अगर तुम बोलोगे तो मैं इसका एक वीडियो बना के कभी ना कभी अपलोड कर दूंगा कि सर डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाय राम। ठीक है, थक गया थोड़ा, लेकिन थक भी गया हूं तब भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा है एक गो में अपने को कंप्लीट करना है। अच्छा, अब तुम ये जो हमने बायट सावर्ट्स लॉ सीखा है ना, इसको थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं जो हमने सीखा था क्या सीखा था, कुलम्स लॉ। हम कुलम्स लॉ से इसको रिलेट करते हैं। कुलम लॉ में अगर आप देखोगे तो वहां पर हम क्या करते थे, कुलम लॉ में ऐसा बोलते थे ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब दोनों फॉर्मूला में देखोगे तो कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस है। पहले सिमिलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोनों क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज करने से फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा, फील्ड का वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को भी अगर तुम अलग मीडियम मीडियम चेंज करते हो तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। मतलब मीडियम डिपेंडेंट है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में अगर देखोगे तो ये आर स्क्वायर, मतलब ये भी सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये भी सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको भी लॉन्ग रेंज फील्ड बोलते हैं, इसको भी लॉन्ग रेंज फील्ड बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, जब तक आर का वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं होगा ना तब तक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो ये सिमिलैरिटीज है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अगर देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन को सिमिलैरिटीज पर नहीं पूछते, वो क्वेश्चन क्या करेंगे, वो डिफरेंसेस पे पूछते हैं। सबसे पहला अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सोर्स जो था वो एक स्केलर क्वांटिटी था, चार्ज वाज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स अगर देखोगे तो वो क्या है, वो एक करंट एलिमेंट है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कोई भी एंगल डिपेंडेंस नहीं था, मतलब कोई भी एंगल का खेल यहाँ पर नहीं खेलना था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक एंगल का खेल समझना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर आप थीटा चेंज कर दोगे, थीटा मतलब डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल चेंज कर दोगे तब भी फील्ड चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ऐसी कोई कहानी नहीं थी। और भी कोई पॉइंट है क्या? हाँ ये मजेदार है भाई साहब, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, मान लो अगर ये बोला गया कि ये फील्ड का डायरेक्शन ये है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और तुमने क्या कर दिया, एक चार्ज को यहाँ पे लाके रख दिया, तो चार्ज जो है ना वो या तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है या फील्ड के परपेंडिकुलर, फील्ड के एंटी पैरेलल एक्सपीरियंस करता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कहानी थी। मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और तुमने एक मूविंग चार्ज को रख दिया तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये एंगल डिपेंडेंस वाली कहानी तो बता दी मैंने, और कुछ छूटा क्या? लॉन्ग रेंज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिल्कुल मैंने सारा पॉइंट यहाँ पे बता दिया। ठीक है। अच्छा, फिर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सिंपल सा न्यूमेरिकल क्या है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक करंट एलिमेंट है डेल्टा एक्स, इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने रख दिया करंट एलिमेंट को,
और इस करंट एलिमेंट के कारण 0.5 मीटर पर एक पॉइंट है P जहां पर अपने को फील्ड कैलकुलेट करना है। डेल्टा एल करंट एलिमेंट, डेल्टा एक्स आई कैप है, इन्होंने डायग्राम में बता दिया है कि जो करंट एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आई, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 10 एम्पियर का है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट अ डिस्टेंस, मतलब इस करंट एलिमेंट से पॉइंट पी का जो गैप है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो उन्होंने बता दिया वो है 0.5 का, और डेल्टा एक्स का लेंथ है 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर, सबको ऐसा ही स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो। अब तुमने फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू पावर -7 होता है। आई आई कितना है सर, 10 है। डीएल कितना है सर, तो डीएल का वैल्यू उन्होंने बता दिया है, डेल्टा एक्स है 0.1, आई डीएल साइन थीटा, यहां पर अगर देखोगे तो डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन थीटा 1 हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब तुमको यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ये तो फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन कैसे बताओगे, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए डीएल क्रॉस आर करके देखते हैं। डीएल है एक्स के तरफ और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड आउट करना है ना, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल इस तरफ है और आर वेक्टर वैसा है, तो ऐसा ऐसा कुछ होगा, डीएल क्रॉस आर, डीएल और आर वेक्टर, देखो ये डीएल वेक्टर इधर था और आर वेक्टर इधर, तो डीएल क्रॉस आर, तो थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, डॉट है। ठीक है, तो ये हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक है सर, अब बायोट-सावर्ट्स लॉ का पहला एप्लीकेशन देखना है। पहला एप्लीकेशन क्या है बायोट-सावर्ट्स लॉ का, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ का पहला एप्लीकेशन है एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, और इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ऐसे ऐसे एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है, इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस से कुछ, इसके सेंटर से कुछ दूरी पर, एक्सिस पर हमें एक पॉइंट पी है जहां पर नेट फील्ड का वैल्यू जानना है। अब डेरिवेशन तो आएगा नहीं, तो डेरिवेशन आएगा नहीं तो समय क्यों वेस्ट करना है डेरिवेशन पे, हम क्या करते हैं डायरेक्टली इसके कारण फील्ड कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा अच्छा खासा यहाँ पे टाइम लगता है डेरिवेशन करने का, तो वो डेरिवेशन अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन के आता है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो होता है, ये नेक्स्ट वाले पेज में होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो मैं बता दूंगा। अभी आप बस इतना देख लो कि जो फील्ड हमने फाइंड किया है उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, उसका मैग्नीट्यूड इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब इसमें सारे टर्म्स अगर मैं समझा दूं, तो ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर था, इसके एक्सिस पर कोई, सेंटर से x दूरी पर कोई पॉइंट है जहां पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज ये करंट कैरी कर रहा है इस तरह से, और कोई आई अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है, इसका खुद का जो रेडियस है वो है r, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड इज म्यू नॉट आई, आई करंट है, r इसका रेडियस है, 2x² प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको वापस से राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। अब राइट हैंड थंब रूल में क्या करना, देखो इस बार करंट ऐसे से घूम रहा है ना, तो करंट अगर ऐसे घूम रहा है ना, तो घूमते हुए करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो, जो जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है अपने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाना स्टार्ट कर दो। अब जिस डायरेक्शन में आपने राइट हैंड को घुमाया, थंब क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है ना वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो कभी भी अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और उसके कारण से फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो सर्कुलर लूप के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो करंट के डायरेक्शन में। थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड का होगा। तो पॉइंट पी पर जो फील्ड का डायरेक्शन है, अगर आप इस तरह से रोटेट करोगे तो फील्ड ऐसा कुछ चला जाएगा, तो इस तरह से फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सेंटर पर कितना फील्ड है ये कैलकुलेट करो। अब सेंटर पर फील्ड कैलकुलेट करने पर, सेंटर पर फील्ड कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या करना है, एक्स के वैल्यू को 0 कर देना है। तो इस वाले फॉर्मूले पे जब आप एक्स स्क्वायर को 0 पुट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। आर स्क्वायर और इस आर को जब आप कैंसिल करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r।
इस वाले फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो ये मैंने डायरेक्शन के आपको बताया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अगर देखोगे ना, तो वो जो एक्सिस है, वो जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अलोंग ऐसे स्ट्रेट चला जाता है, और ये आप ऐसा समझ सकते हो ना, ऐसा। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ करंट है, सॉरी, अगर नॉर्थ वाइज ऐसे अगर करंट का सेंस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है, और अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो क्या करता है, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब अगर तुम इसको ऊपर से देखोगे, मान लो ऑब्जर्वर ने इसको ऊपर से देखा, तो इसमें करंट कैसा दिख रहा है, इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये बोलेगा ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ अगर ये नॉर्थ पोल हो गया तो इसके नीचे वाला क्या होता है, साउथ पोल। मतलब ये एक छोटा सा बार मैग्नेट है। अब जैसा बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस बनते हैं ना, वैसे ही फील्ड लाइंस आप इसके भी बना दोगे। ये हम अभी आगे देखेंगे कि एक करंट कैरिंग जो सर्कुलर कॉइल है वो एक छोटा सा बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये जो फॉर्मूला मैंने डीबी का लिखा था बायट-सावर्ट्स लॉ में, वो था म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये थीटा क्या था, ये थीटा आर और डीएल के बीच का एंगल था। मान लिया जाए कि करंट कैरिंग वायर ऐसा है और तुम यहाँ कहीं पर फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इस केस में आईडीएल का जो डायरेक्शन है और ये जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अगर एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसका मतलब क्या होगा, ये थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो मतलब साइन जीरो हो जाएगा, मतलब फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो याद रखना कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इसके एक्सिस पर कहीं पर तुमको फील्ड कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक वायर है इस तरह से, और इसके लिए अपने को क्या करना है, इसके सेंटर पर फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो पूरा वायर अगर होता है, पूरा वायर के कारण अगर सेंटर पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r था, ऐसा था ना। मान लो पूरा वायर नहीं होके अगर वायर का एक टुकड़ा है और इस वायर के टुकड़े ने कुछ थीटा एंगल सबटेंड किया है और वापस से सेंटर में आपको फील्ड कैलकुलेट करने को बोला जाए ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना, थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई या 360 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। जैसे इस वाले केस में पूरा वायर नहीं है, 180 सेमी सर्कल है, पूरा वायर 360 सबटेंड करता है, तो ये आधा वायर कितना करेगा, 180। 180 मतलब पाई, पाई से पाई जब आप गायब करोगे तो इसके कारण से जो फील्ड बनेगा ना, देखो इसके कारण तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट वायर था सेंटर, और स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे कैलकुलेट करोगे तो जीरो हो जाएगा, स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे कैलकुलेट करोगे जीरो होगा। तो जो भी फील्ड बनेगा वो तो सिर्फ इसके कारण बनेगा ना सर। तो इसके कारण अगर फील्ड बनेगा तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। पूरा वायर होता तो म्यू नॉट आई बाई 2r होता, पूरा तो है नहीं सर, आधा वायर है, तो पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। मान लिया जाए करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, फिर से इसके कारण और इसके कारण तो कुछ होगा नहीं, जो भी होगा इसके कारण होगा। अब अगर अभी देखोगे तो करंट के डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर्स को रख दो तो थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर भी वैल्यू तो म्यू नॉट आई बाई 4r होगा। इसमें फील्ड का डायरेक्शन था क्रॉस, इसमें फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा डॉट, बस इतना ही अंतर है। तो ये हमने क्या किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल वैसा ही बात है जो आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तुमने सीखा होगा कि गॉसेस थ्योरम क्या करता था, हम गॉसेस थ्योरम क्या करते हैं, जहां पर भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, या जहां पर भी फील्ड सिमेट्रिक होता था, चार्ज के अबाउट जो फील्ड है वो सिमेट्रिकली अगर होता था, तो वहां पर हम क्या करते थे, गॉसेस थ्योरम यूज करते थे। गॉसेस थ्योरम यूज करने से कैलकुलेशन जो होता था, जो कूलम्ब्स लॉ में जो कैलकुलेशन का तकलीफ था, उस तकलीफ को हमने बहुत हद तक कम कर दिया था। एम्पियर सर्किटल लॉ में भी हम क्या करते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, अगर आप देखोगे तो बायट-सावर्ट्स लॉ को हम यूज करके क्या करते हैं, फील्ड कैलकुलेट करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो बायट-सावर्ट लॉ को यूज करके जब आप फील्ड कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होता है, ये इतना बड़ा क्यों हो गया, हाँ, वहां पर क्या होता है, कभी कभी जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। तो उस टफ से कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमें क्या सीखना होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में सबसे पहला बात जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल वैसा ही बात है जो कूलम्ब्स लॉ में
गॉसेस थ्योरम था, ठीक है। मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम कैलकुलेशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गॉसेस थ्योरम में क्या करते थे, हम एक सरफेस इमेजिन करते थे, पूरा पूरा क्लोज सरफेस इमेजिन करते थे और ये बोलते थे कि क्लोज सरफेस में जो भी फ्लक्स लिंक होगा वो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और इसको यूज करके फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते थे। एम्पियर सर्किटल लॉ में अपने को क्या करना है, पूरा पूरा सरफेस इमेजिन नहीं करना, यहाँ पर अपने को सिर्फ बाउंड्री देखना है, ठीक है, अपने को सिर्फ बाउंड्री लेना है। यहाँ पर हम लूप के बारे में बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो एक इस तरह से यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर है जो लूप को कट कर रहा है। जैसे मैं अगर बोलूं तो मेरे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरह से लूप को कट कर रहा है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या करना है अपने को, हमें बनाना है एक सूटेबल एम्पीरियन लूप। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझना चाहिए अपने को। मान लिया जाए एक इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर है, थोड़ा सा ब्रेक ले क्या, बोलते बोलते गला सूख गया है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, तो अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इस तरह से और इनफिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इस इनफिनाइट स्ट्रेट करंट वायर के कारण अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं। अब अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसका मतलब यहां से आर डिस्टेंस इधर चले जाओ, आर डिस्टेंस इधर चले जाओ, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर। आप कहीं पर भी आर डिस्टेंस चले जाओगे ना तो हर पॉइंट पर जो फील्ड मिलेगा उसका वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब भी इस तरह का सिमेट्रिक करंट वायर होगा या मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर करंट एलिमेंट के अक्रॉस, तो आप एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर सकते हो। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में हम क्या करते हैं, हम एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं। इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक लूप बना दिया। अब इस लूप में अपने को याद क्या रखना है, हम ये बोलेंगे कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड। अब मैं सब मतलब बता देता हूँ। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मतलब क्या है, ये जो एम्पीरियन लूप हमने बनाया है, ये इसको मैंने नहीं बनाया है, ये जो एम्पीरियन लूप मैंने बनाया है यहाँ पर एम्पीरियन लूप, इस एम्पीरियन लूप को आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स में ऐसे ब्रेक कर सकते हो। और हर छोटे से डीएल एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, सबके लिए बी डीएल फाइंड आउट करो और सबको ऐड कर दो। इसी को हम बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब लाइन इंटीग्रेशन है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो अगर ये देखोगे, मान लो ये जो एम्पीरियन लूप है, अब एम्पीरियन लूप को सॉल्व करने के लिए ना आपको लूप का एक डायरेक्शन इमेजिन करना पड़ता है। तो इस केस में जो लूप का डायरेक्शन हम इमेजिन करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम लूप के डायरेक्शन को ऐसा मान लेते हैं, जो भी फील्ड का डायरेक्शन होता है, जनरली जो फील्ड का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में ही हम क्या करते हैं, लूप के डायरेक्शन को मान लेते हैं। ऐसा मानने से क्या हो जाएगा, ऐसा मानने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ये जो डीएल वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है, देखो अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जैसे कंसेंट्रिक लूप में होते हैं। और तुम्हें पता होगा कि कहीं पर भी वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से, वो टैंजेंट के डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है और ये जो डीएल वेक्टर है वो भी ऐसा ही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो बीडीएल का कैलकुलेशन है ना, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, हर जगह फील्ड क्या था, सेम था, एक जैसा था। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी डीएल कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों आया, क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, 0 डिग्री है। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है और म्यू नॉट आई इनक्लोज अपने को लिखना है। बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप डीएल लिखोगे तो इंटीग्रेशन डीएल का मतलब हो गया जितने भी छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स है सबको ऐड करते चले जाएंगे। जब आप सबको ऐड करना स्टार्ट करोगे, डीएल 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 जब आपने ऐड किया तो ये 2 पाई आर, ये जो एम्पीरियन लूप है उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आ जाएगा। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड का मतलब होता है जो भी एम्पीरियन लूप है उस एम्पीरियन लूप में कितना करंट एंटर कर रहा है और कितना करंट उसमें से बाहर जा रहा है। तो देखो ये करंट एंटर करके बाहर गया तो आई इनक्लोज्ड यहाँ पर आई लिख देते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किया है, इससे
आपको क्या क्या सीखना है। एक तो अगर इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर है तो इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ फील्ड जो होगा वो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होता है। सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक मतलब फील लाइंस आप कहीं पर भी देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। मतलब एक सिलेंडर में वो सिमेट्रिक रहने वाला है, हर जगह उसका वैल्यू क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप वायर से जितना दूर जाओगे फील्ड का जो वैल्यू है उतना कम होता जाएगा। तो इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर को रेफरेंस लेते हुए हमने एम्पेरियन सर्किटल लॉ को समझने की कोशिश की है।